हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है सेल और सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज ये सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे और सेल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेल जो है ये एक बड़ा टॉपिक है, साइटोलॉजी का पार्ट है और इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको कि हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत लंबा जाने वाला है, तो एक ही वीडियो में ये संभव नहीं है, इसीलिए कई सारे छोटे छोटे वीडियोस में हम इसको बनाएंगे। तो ये बीएससी पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तरफ हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बतलाइए। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं बेटा हम सेल की। तो सेल है क्या चीज, है ना? सेल है क्या चीज? देखो, सेल से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर में लगाने वाले सेल, घड़ी में लगाने वाला सेल, वो भी सेल ही है। ठीक है, इसी तरह से आपने सेल सुना होगा सेलुलर फोन्स में, है ना? सेलुलर फोन्स को सेलुलर फोन क्यों कहते हैं? तो इसी तरह से आपने देखा हो जो प्रिजन्स होती हैं, जो अपराधियों को, जो क्रिमिनल्स हैं उनको रखने वाली भी सेल्स होती हैं। तो सेल वर्ड का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली समझ लीजिए। देखिए, सेल जो वर्ड है इसका सीधा सा मतलब होता है बेटा क्लोज्ड कंपार्टमेंट। एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड है, जो बाउंड्रीज है वो बंद है, वो सारी चीज कहलाती है सेल। मोबाइल फोन्स में सेल क्यों कहते हैं, उसको सेलुलर फोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और उसकी एक अपनी रेंज है ना? जहां तक उस ट्रांसमीटर की रेंज है उसको हम बोलते हैं सेल। तो पूरे शहर को बहुत सारे सेल्स में बांटा गया, जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल। हर एक का अपना एक ट्रांसमीटर है जिससे आपके मोबाइल फोन कनेक्टेड रहते हैं। तो जब आप एक सेल से दूसरी सेल में मूव करते हो, दूसरी से तीसरी में जाते हो, तीसरी से फिर वापस आते हो, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो अलग अलग सेल के ट्रांसमीटर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता चला जाता है और आपको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगता। तो वहां सेलुलर फोन बोलने का ये पर्पज हो गया। तो सेल का मतलब क्या हुआ है? क्लोज कंपार्टमेंट। समझ में आ गया? लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब किससे कंपोज्ड हैं? वो सब बने हैं बच्चों सेल्स के। ठीक है, या तो एक सेल के या फिर कई सारी सेल्स के। यदि एक ही सेल का है तो फिर उसे आप यूनिसेलुलर बोलोगे, और एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं तो फिर आप उसे मल्टी सेलुलर बोलोगे। किंतु जो नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, नई जो चीजें आ रही हैं, उसमें यूनिसेलुलर वर्ड जो है इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद ए सेलुलर। ऐसा क्यों है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि यूनिसेलुलर को यूनिसेलुलर कहना ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं है वो उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में केवल हम सेल के ऊपर फोकस करेंगे। सेल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसके ऊपर आते नहीं है। किंतु कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपको रॉबर्ट हुके का नाम पता होना चाहिए, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। एक्चुअली लिविंग सेल नहीं देखी थी उन्होंने, प्लांट सेल देखी थी, कॉर्क सेल देखी थी। आप सबको मालूम है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है हनीकॉम टाइप की, वो उन्होंने ऑब्जर्व की थी। उसका एक फोटो भी है मेरे पास जिसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये जो हनीकॉम टाइप का जो पैटर्न है ना, इसी को उन्होंने सेल का नाम दिया। तो ही वाज फर्स्ट टू यूज दिस टर्म सेल। तो ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए, रॉबर्ट। ओके, ईयर कौन सा था? 1665। बहुत पुरानी बात हो गई, किंतु अभी अपन इस पर बहुत ज्यादा फोकस बच्चों नहीं करने वाले हैं। ये हिस्टोरिकल से बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है। एक कई बार इनकी बुक का नाम पूछ लेते हैं कि किस बुक में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, तो बुक का नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया, है ना? तो ये बुक का नाम है जिसको आपको याद रखना है। और इसका एक चैप्टर था जिसमें इन्होंने ये डिटेल्स दिए थे, उसका नाम था ऑब्जर्व। ई नहीं था इसमें, केवल इतना ही था, ऑब्जर्व। तो ये जो चैप्टर था इसमें इन्होंने इस हनीकॉम्ब पैटर्न को डिस्क्राइब किया था, जिसमें इन्होंने ये बतलाया था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो फाइंडिंग्स है बाद में जब सेल थ्योरी आई श्लाइडेन और श्वान की, तब कंफर्म की गई। तब ये माना गया कि सभी लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। तो पहली चीज हमें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि सेल क्या चीज है। सेल एक क्लोज कंपार्टमेंट है। सेल्स सभी लिविंग बीइंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है।
यानी कि हर लिविंग बीइंग सेल का बना होगा। सेल से नीचे की कोई भी चीज होगी, सेल से स्ट्रक्चर जब हम नीचे जाएंगे तो उसमें लाइफ जैसी चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी चीज को फर्दर आगे लेकर के चलते हैं। जब हम कह रहे हैं कि सेल एक क्लोज कंपार्टमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्या सेल जो है वो चारों तरफ से बंद है? क्या कोई सामान इसके अंदर आ नहीं सकता? क्या कोई सामान इसमें से बाहर जा नहीं सकता? क्या ऐसा है? क्या ये क्लोज सिस्टम है? नहीं। तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं या इंक्लूडिंग सेल है, वो सब ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? कि एक ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ लगातार एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज करता है। जैसे आप भी एक लिविंग सिस्टम है। आप देखिए, ऑक्सीजन आप ले रहे हो लगातार, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, फूड आप अंदर ले रहे हो, है ना, एक्सक्रीटा आप बाहर निकाल रहे हो, रफेजेस आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, जो वेस्ट मटेरियल है उसे आप बाहर निकाल रहे हो। तो लगातार हम ले भी रहे हैं और लगातार हम चीजें बाहर भी निकाल रहे हैं, तो एक्सचेंज कर रहे हैं लगातार। अब बात आती है कि सेल क्योंकि एक क्लोज कंपार्टमेंट है, तो क्या ये चीजों का लेन देन करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ बहुत कुछ मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई प्लास्टिक मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखिएगा। ये कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है, एक ऐसी बाउंड्री नहीं है जिसमें से चीजें अंदर आ नहीं सकती या चीजें बाहर जा नहीं सकती। बात समझ में आ गया? तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली चीजों को अंदर भी लाएगी और सेलेक्टिवली चीजों को बाहर भी जाएगी। मतलब कुछ खास चीजें इसमें से अंदर आ सकती हैं, कुछ खास चीजें इसमें से बाहर जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अंदर आ जाएगा या कुछ भी चीज बाहर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ओनली सेलेक्टेड, है ना, कुछ खास चीजें। इसीलिए ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को या सेलेक्टेड मटेरियल को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लाए, उसको हम क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं या जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सेल है वो क्लोज्ड होते हुए भी एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करती है, लगातार चीजों को अंदर लेती है और बाहर भी निकालती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, हमारा जो आज का जो मूल मुद्दा है, इस टॉपिक का जो मेन पर्पस है, वो है सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना। तो सेल थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा उससे टेक्स्ट की मदद से पढ़ेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बोला है कि सर हमें नोट्स भी चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा आप कुछ स्क्रीन पे इस तरह का लिखिए जिससे कि हम पॉज करके वहां पर अपनी नोट्स भी ले सकें। तो बहुत शानदार नोट्स भी मैं आप लोगों को दूंगा। ये जो बीएससी की जितनी भी सीरीज है, एमएससी की जितनी भी सीरीज है, उसमें आपको नोट्स भी साथ के साथ मिलेंगे और काफी अच्छा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहीं पर इसको पॉज करके अपने नोट्स भी आप बना सकते हो। देखिए, सेल थ्योरी को ओरिजिनली किसने प्रपोज किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, इट वाज जैकब श्लाइडेन, 1838, ये ईयर इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, और थियोडोर श्वान। ठीक है, ये जर्मन थे। ठीक है, दोनों ही लोग जर्मन थे। इन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज की। फाइंडिंग्स इंडिविजुअल थी, किंतु जब ड्राफ्ट किया, उसको पब्लिश किया, तो ज्वाइंटली पब्लिश किया। ये कुछ चीजें हैं जिन पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जब डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, तो एक चीज पाई कि सेल तो सभी के अंदर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है और वो सभी के अंदर है। और उन्होंने रॉबर्ट हुके की जो फाइंडिंग्स थी उसको ठीक बताया, और वो जो सेल थी उसको स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो ये कुछ जो फाइंडिंग्स थी उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि श्लाइडेन एंड श्वान कंपेयर्ड देयर फाइंडिंग्स, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल काम किया था, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर किया। दोनों को लगा यार बात तो हम लोग दोनों ही एक ही जैसी कह रहे हैं, काफी हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो सिमिलर हैं, तो क्यों ना एक ज्वाइंट पब्लिकेशन करते हैं। तो उन्होंने अपने पेपर को पब्लिश किया, ज्वाइंट फाइंडिंग्स को पब्लिश किया 1839 में। ठीक है, क्या नाम था उस पेपर का, नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये कुछ उनके टाइटल था। एक चीज आप लोगों को और भी याद रखनी है कि साइटोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, इसका जो डेवलपमेंट है, वो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेल एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है,
बहुत छोटा स्ट्रक्चर, आंखों से ठीक से दिखती नहीं है ना, आंखों से तो दिखती नहीं है। फिर उसके अंदर के जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उनकी स्टडी संभव नहीं है जब तक हमारे पास हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स नहीं हो। तो रॉबर्ट हुके के टाइम पे तो आपको मालूम है माइक्रोस्कोप्स हमारे पास कुछ नहीं थे, कुछ लेंसेज वगैरह थे, उनके कॉम्बिनेशन से उसने कुछ बहुत बेसिक टाइप का माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। किंतु उसके बाद धीरे धीरे जब हम 18 सेंचुरी में आए, 19 सेंचुरी में आए, तो कुछ बेटर माइक्रोस्कोप्स आने लगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आने लगे, और आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी है ना। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का लेवल बढ़ता चला गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सेल के बारे में हमारी जो फाइंडिंग्स थी, जानकारी थी, वो भी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो श्लाइडेन श्वान ने ओरिजिनली प्रपोज की थी, वो क्या थी, वो आपकी स्क्रीन पर है। ईयर पूछा जा सकता है आपसे 1839, यानी 19 सेंचुरी की बात है। तो इसको समझिए, पहला पॉइंट क्या था, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दुनिया में जितने लिविंग बीइंग हैं, सब सेल से मिलकर के बने। सेल से नीचे किसी भी चीज में लाइफ नहीं है। यदि सेल नहीं होगी तो लाइफ नहीं होगी, लाइफ है तो मतलब सेल होगी ही होगी। इसीलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखिए, इस चीज से आज की डेट में हो सकता है कि आपकी ना इत्तेफाकी हो, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टडी के तरीके हैं। किंतु अब बात कर रहे हैं हम लोग 19 सेंचुरी की, अभी चल रही है 21st सेंचुरी, 200 साल पुरानी बात है, पौने 200 साल पुरानी बात है। तो वही उस समय लिमिटेशंस थी, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थी, बहुत सारी नॉलेज हमारे पास नहीं थी। तो जो उन्होंने कहा उस चीज को उस तरह से समझना है। तो उन्होंने ये देखा कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनके अंदर लगभग एक जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो सबके पास है, सब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइबोसोम्स हैं, सब प्रोटीन की सिंथेसिस में लगे हुए हैं। तो वो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो सेम है, और उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी सेम है, कि सभी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। बहुत ज्यादा केमिकल कॉम्पोजिशन को ये डिस्कस नहीं कर पाए थे, अगेन ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले दिया था, 1974 में आई थिंक, है ना। तो बहुत डिफरेंस है टाइम में। तीसरा पॉइंट है, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सो इफ वी टॉक अबाउट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या, देयर आर सो मेनी सेल्स, बट ऑल द सेल्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। यदि आप अपनी बॉडी को देखो तो दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। यू हैव मस्कुलर सेल्स, मसल सेल्स, यू हैव न्यूरॉन्स। तो सभी जो सेल्स हैं वो अलग अलग काम कर रही हैं। एपिथेलियल सेल्स हैं, कवरिंग कर रही हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, सिक्रीशन का काम कर रही हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स हैं, इंपल्स कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। मसल्स की जो सेल्स हैं, मायोसाइट्स, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम कर रही हैं। तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो किसकी वजह से, जो सेल्स हैं हमारी, उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो एक बात इन्होंने ये भी कही कि ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शन है वो सेल्स के फंक्शंस की वजह से ही है। तो एक बात याद रखनी है कि ये जो लाइन है ये किसके लिए है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। यूनिसेलुलर में तो देयर इज जस्ट वन सेल एंड ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म इज डन बाय द सिंगल सेल ओनली। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, न्यू सेल्स डेवलप इनसाइड द ओल्ड वंस। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। उस समय तो ये ठीक था, किंतु आज की डेट में आपको मालूम है ऐसा कुछ होता नहीं है कि नई सेल जो है पुरानी सेल के अंदर डेवलप करती है। तो ये पॉइंट तो आज की डेट में रिजेक्टेड है। अगला पॉइंट क्या कहा उन्होंने, सेल कुड बी जनरेटेड स्पॉन्टेनियसली लाइक अ क्रिस्टल। ये भी एब्सोल्युटली आज की डेट में नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप सेल को डीनोवो डेवलप नहीं कर सकते। डीनोवो का मतलब क्या है, ऐसे ही मंतर मंतर पड़ा और ऐसे जमीन पे मारा और सब देखा एक नई सेल खड़ी हो गई, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो सेल कहां से आएगी, सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगी। लाइफ कहां से आएगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी। नई सेल कहां से आएगी, पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल से आएगी। अपने आप से आप उसको स्पॉन्टेनियसली अचानक से नहीं बना सकते। पर यह बात है उस समय की, आज की नहीं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे श्लाइडेन और श्वान की सेल थ्योरी के। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, माइलस्टोन था साइटोलॉजी में, है ना। तो ये ध्यान रखना।
फिर वही बात आ गई, ऑब्जेक्शंस। अब देखो कोई भी चीज हम अच्छा करते हैं तो यार चार लोग खड़े हो जाते हैं, वो भाई सुन, ये बात जो तुम कह रहे हो ना ये पूरी तरह ठीक नहीं। तो इसमें कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, कई बार केवल लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बोल देते हैं, किंतु कई बार उनकी बात जेन्युइन होती है। तो यहां हम केवल जेन्युइन बातों को करेंगे। तो ऑब्जेक्शंस क्या आ गए भैया सेल थ्योरी को लेकर के, इसको जरा समझ लो आराम से, है ना। कुछ साइंटिस्ट हुए जैसे रेड्डी, पूरा नाम था इनका फ्रांसिस्को रेड्डी, है ना, स्पेलेंजिनी। इसके अलावा लुइस पाश्चर, ये नाम तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। इन्होंने क्या चीज एस्टेब्लिश की, इन्होंने एक बात पक्के तौर पर बताई, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके, कि भैया नई सेल को आप स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है। एक वो आपको जार वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा होगा यार, आपने नाइन्थ नाइन्थ क्लास में पढ़ा हो। तो ऐसे तीन जार लिए थे, एक को ओपन छोड़ दिया था मीट के कुछ पीसेस डाल करके, है ना, दूसरे में भी मीट के पीसेस डाले थे, तीनों में डाले थे। इसको उन्होंने एक एक कपड़े से कवर कर दिया था, मसलिन क्लॉथ से, और एक को पार्चमेंट पेपर से, यानी कि बिल्कुल क्लोज कर दिया था, एकदम बंद, कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती। तो इसमें देखा उन्होंने, वो हो भाई बहुत सारी फ्लाइज आकर के डेवलप हो गई, बहुत सारी मक्खियां डेवलप हो गई। ये बंद था, किंतु कपड़े का बना हुआ था, किंतु इसके अंदर भी कुछ फ्लाइज देखने को मिली, कुछ समय बाद कुछ फ्लाइज आ गई। ठीक है। किंतु इस वाले के अंदर जो बिल्कुल पैक था, जिसमें से कोई चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती, उसमें देखा कि कोई फ्लाई डेवलप नहीं हुई, है ना। तो फ्लाइज कहां से आई, इस वाले केस में फ्लाइज कहां से आई। ठीक है। इस वाले केस में ऐसा साइंटिस्ट ने माना कि जो पेपर, वो जो क्लॉथ था ना जिससे कवर किया था, उसमें कुछ छोटे छोटे छेद थे, जिसमें से होकर के कुछ एग्स अंदर चले गए होंगे, और वहां उन्होंने नई फ्लाइज बना दी होंगी। किंतु यहां तो कुछ जा नहीं सकता, है ना। तो यदि लाइफ स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो सकती है तो फिर फ्लाइज इसके अंदर भी होनी चाहिए थी। तो इसी तरह से लुइस पाश्चर ने एक स्वान नेक वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स ने एक चीज ये एस्टेब्लिश की कि लाइफ जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है ना। बाद में इसको रूडोल्फ विर्को ने बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया, बहुत अच्छे से समझाया था। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था बेटा, द थ्योरी वाज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स। ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल ये नहीं बता रही है कि नई सेल कैसे पैदा होगी। ठीक है, ये तो बता रही है कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, बट पैदा कैसे होती है सेल, इसके बारे में सेल थ्योरी में कुछ भी नहीं कहा गया। तो भैया हम नहीं मानते इसको ढंग से। तीसरा पॉइंट क्या कहा, द सेल थ्योरी सेड नथिंग अबाउट द इंटरसेलुलर मटेरियल। भैया ऐसा तो है नहीं कि सेल के बीच में कुछ नहीं होगा, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, या तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेल के बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, एकदम बिल्कुल टाइट पैकिंग है, ऐसा तो है नहीं। कहीं कहीं टाइट पैकिंग होती है, बट यूजुअली सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब बीच में, एक और वर्ड होता है इंट्रा, इंट्रा और इंटर में अंतर होता है। इंट्रा का मतलब अंदर, जैसे हम बोले इंट्रा सेलुलर, इसका मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर, और इंटर सेलुलर मतलब सेल्स के बीच में। तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है ये थ्योरी, कोई ये नहीं बताया गया कि वहां कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगला जो पॉइंट था वो था स्लाइडन व्यू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स बाय द बडिंग ऑफ द न्यूक्लियस वाज आल्सो फाउंड टू बी रॉन्ग। मतलब स्लाइडन ने एक कॉन्सेप्ट रखा था कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, और ये बर्ड्स बड़ी होकर के फिर नई सेल बना देती हैं, जैसे सेल के अंदर नई सेल पैदा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आज की लाइफ में कभी भी काम नहीं करता, है ना। वॉन मॉल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसका एनालिसिस हम और आप करें, क्या स्लाइडेन श्वान की जो सेल थ्योरी थी वो पूरी तरह से गलत थी, यदि गलत थी तो फिर आज हम पढ़ क्यों रहे। तो पॉइंट ये है, देखिए थ्योरीज जो होती हैं दे आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। कोई भी थ्योरी जो दी जाती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, किंतु उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि पहली बार उसने इस चीज को बताया होता है, उस पर पैर रख करके हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और धीरे 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 हम सही चीज के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है। उस मायने में सेल थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसने कम से कम ये तो एस्टेब्लिश किया कि सभी लिविंग बीइंग सेल के बने होते हैं, सभी सेल्स ऑलमोस्ट एक बेसिक पैटर्न पर काम करती हैं। तो इस मायने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि नई सेल थ्योरी, जो मॉडर्न सेल कॉन्सेप्ट है वो क्या है।
जो बच्चों मॉडर्न सेल थ्योरी है, ये अकेले सिंगल साइंटिस्ट की देन नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हम ये कहें कि भाई मॉडर्न सेल थ्योरी प्रवीण सर ने दी, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। एक सिंगल व्यक्ति ने नहीं दिया। उस समय तक जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हो चुके थे, जितनी बातें आ चुकी थी सामने, ये उन सबका एक मिला जुला रूप था, सारी की सारी चीजों को इकट्ठा करके किया। ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि जिसको दिक्कत देखनी है उसको तो देखनी है ना, तो वो तो फिंगर रेस करेगा ही करेगा। बट फिर भी वो फिंगर हमारे फायदे की है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर फिंगर को भी देखेंगे। तो मॉडर्न जो सेल थ्योरी है बच्चों, जिसे हम सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो क्या है? देखिए, वन इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो कि ओरिजिनल सेल थ्योरी थी श्लाइडेन श्वान की, उसमें एक मॉडिफिकेशन किसके द्वारा आया? रुडोल्फ विर्को। मैंने आपको नाम बताया था। 1855 में इन्होंने क्या बोला? भैया, ओ भैया श्लाइडेन, आराम से बेटा, सेल जो है वो नई सेल के अंदर पैदा नहीं होती, और कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली पैदा नहीं होती। मैं भी कह रहा हूं, फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी बोला था, स्पेंजनी ने भी बोला, रूट मेरे भाई, बड़े भाई लुइस पाश्चर ने भी बोला। तो सुन लो दुनिया वालों, कि सेल हमेशा कहां से आएगी? पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल से। यानी कि तुम्हारे पास सेल नहीं है तो तुम नई सेल नहीं बना सकते, है ना। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रपोज किया, बहुत ही फेमस है ये जो फ्रेज है इसको आप याद कर लो बहुत अच्छे से। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इज द न्यू सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नई सेल है वो पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल से ही आएगी। इस फिनोमिनन को हम थ्योरी ऑफ लीनिएज भी बोलते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो गए। हु प्रपोज थ्योरी ऑफ लीनिएज? आप आंसर कर दोगे। हु प्रपोज्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला? वो भी आप बता दोगे। किसने बोला कि लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? किसने बोला सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? सारी चीजों का एक ही आंसर है, रुडोल्फ विर्को। तो ये नाम याद रख लेना, ठीक है। चलो, दो जो बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के, वो क्या हैं? ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। पहली चीज, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, और इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। सेल प्रिंसिपल को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कोई खास बात नहीं है, ऑलरेडी कई बार बता दिया। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। सबसे छोटी चीज जिसमें लाइफ हो सकती है, दैट इज सेल। सेल से नीचे किसी भी लेवल पर जब आप जाओगे, उसमें आपको लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सेल से नीचे कहां जाओगे? सब सेलुलर। सब सेलुलर से नीचे आप कहां जाओगे? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर से नीचे कहां जाओगे? एटॉमिक लेवल पे। लाइफ नहीं है, ठीक है। ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी दुनिया में जितने लिविंग बीइंग्स हैं भैया, सेल के बने होंगे। ऐसा नहीं है कि हाथी ये बोले कि भाई मेरे अंदर सेल नहीं है ना। घोड़ा बोल रहा है कि सब मेरे अंदर सेल्स हैं, तो ऐसा नहीं है। अमीबा तो बहुत छोटा होता है, उसके पास भी सेल है। उससे भी छोटा बैक्टीरिया होता है, उसके पास भी सेल है। वायरस के पास सेल नहीं है। वायरस जो होते हैं ये सेल के बने हुए नहीं है, इसीलिए वायरस को हम लिविंग बीइंग नहीं मानते, ठीक है। वायरस की एक ही लिविंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। और वो भी कहां होगी? लिविंग होस्ट के अंदर होगी, इंडिविजुअली बाहर तो वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए साइंटिस्ट वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, क्योंकि वो सेल प्रिंसिपल पे खरा नहीं उतरता। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, है ना। अब ये सेल प्रिंसिपल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होगा, उसमें एक न्यूक्लियस कम से कम होगा ही होगा, है ना, और चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन होगी। तो जब हम एक्सेप्शंस देखेंगे तो फिर इस चीज पर हम पॉइंट आउट करेंगे कि देयर आर सो मेनी सेल्स इन विच देयर इज नो न्यूक्लियस। जैसे आपकी मैच्योर आरबीसीज हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। बहुत सारी सेल्स हैं ऐसी जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का ही एग्जाम्पल है, न्यूक्लियस नहीं है। बट अभी जो सेल प्रिंसिपल कह रहा है, हमें पहले उसको समझना है। अ सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ये पॉइंट ठीक है। All cells are closely similar in their structure, chemical composition and basic activities. तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह एब्सोल्युटली ट्रू है। सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस उन्हें करने होते हैं, अकॉर्डिंगली वो अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। जैसे न्यूरॉन्स हैं तो उन्हें अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना पड़ेगा।
मसल सेल्स हैं, उन्हें अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फंक्शन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो किंतु जब हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। चलिए, अ सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो। डी नोवो का मतलब अपने आप से स्पॉन्टेनियसली कोई सेल पैदा नहीं हो सकती, हमेशा वो प्री एग्जिस्टिंग से आएगी। द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रेगुलराइज्ड, सॉरी रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई खास चीज नहीं है। अब यहां पर एक बात उन्होंने कही है, एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिबिट दोज एक्टिविटीज विच आर एब्सेंट इन इट्स सेल्स। अगेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी बंदे के पास वो एक्टिविटीज नहीं हो सकती, वो खूबियां नहीं हो सकती, वो फीचर्स और वो फंक्शंस नहीं हो सकते जो उसकी सेल के पास नहीं है। सुनने में तो ठीक लग रही है, किंतु ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी खास बात यही है कि उनके अंदर ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्या आपकी कोई सेल बोल सकती है? कैन इट टॉक? नहीं बोल सकती सेल, किंतु आप बोल रहे हो। क्या सेल देख सकती है? इंडिविजुअल एक सिंगल सेल देख सकती है? नहीं देख सकती, किंतु आप देख रहे हो। सेल चल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है? नहीं जा सकती, किंतु आप भेज रहे हो उसको। आप तो चल के जा रहे हो ना। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपके पास है, किंतु आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के पास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन से ही वो एक्टिविटीज आपके अंदर आई हैं। चलिए, अ सेल कैन नॉट बी स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। सेल जो होती है वो अपने को स्पेशलाइज्ड कर सकती है ऑर्गेनिज्म की नीड के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से। तो ये मॉडिफिकेशन बहुत ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। इसी का नाम एवोल्यूशन भी है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में यही होता है कि जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को धीरे धीरे अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड करती हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अ सेल कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सभी सेल्स के पास एक जेनेटिक मटेरियल है जिसमें ये चीज लिखी हुई है कि भैया सेल तुम्हें कैसे क्या करना है ना। एवरीथिंग इज रिटन देयर। तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सबके पास जेनेटिक मटेरियल सभी सेल्स के अंदर है। ऑल प्रेजेंट डे सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। सभी जितनी भी प्रेजेंट सेल्स हैं दुनिया में आज, सबका एक कॉमन ओरिजिन है। एंड दे हैव अराइजन फ्रॉम ए सिंगल सेल दैट वाज इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस अर्थ। इसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। ये जितनी भी सेल्स हैं आज दुनिया में, वो सबका ओरिजिन एक ही है। अब ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस किसी ने देखी नहीं है, किंतु जेनेटिक कोड्स जो है, जो हम सबका डीएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स जो हैं, वो सभी इंडिविजुअल्स में एक ही तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं दुनिया की सभी सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में वो सब डाइवर्सिफाई हो गई, अलग अलग हो गई, और आज इतनी सारी स्पीशीज बन करके तैयार हो गए। चलिए, अब कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं सेल थ्योरी को लेकर के, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताएंगे। एक्सेप्शंस क्या है भाई? There are many cells which do not have nucleus. Already I have told you. बताया था अभी, बहुत सारी सेल्स है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। वायरसेस डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर। वायरसेस के बारे में भी हमने चर्चा की कि वायरसेस जो हैं उनको पहले तक लोग लिविंग मानते थे, किंतु वायरस के पास ना तो न्यूक्लियस है ना सेल। सेल ही नहीं है तो न्यूक्लियस कहां से होगा? ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। मेमेलियन आरबीसी सीव ट्यूब सेल्स, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं है। प्लांट्स के अंदर होती हैं सीव ट्यूब सेल्स। बहुत सारी फंजाई जो हैं उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई है। ठीक है, आपने सुना होगा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उनके पास, बाई न्यूक्लिएट, ट्राई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। हमारी भी कुछ सेल्स होती हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। सोच करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझको नीचे कि हमारी ऐसी बॉडी की कौन सी सेल्स हैं जहां एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। चलिए, कमेंट सेक्शन में बताना फिर मुझे, है ना। अगला है हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स कैन शो इवन दोज एक्टिविटीज। अभी मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया। जो बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं जो उनकी इंडिविजुअल सेल में नहीं है। अभी आपको मैंने डिटेल में बताया ही था, हम ही इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल। ठीक है, हेंस देयर ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेलुलर और सबसेलुलर।
ये एक बड़ा लंबा चौड़ा पॉइंट हो जाएगा इसके बारे में। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, वीडियो 2 मिनट और लंबा होगा। ये कुछ फोटो वोटोज हैं आप वायरस के, राइजोपस के, वोकेरिया के और ये पैरामीशियम के। देखिए पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है ना। वोकेरिया में आप लोग क्या देख रहे हो, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ठीक है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ए सेलुलर और सब सेलुलर, इसको जरा समझ लेते हैं। ये बड़ी कहानी मजेदार है, आप इसको समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलना उनकी तौहीन करना है, उनकी बेइज्जती करना है। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, यार ये यूनिसेलुलर वर्ड ठीक नहीं है, बेटर देयर शुड बी कॉल्ड ए सेलुलर और वी कैन से सब सेलुलर। अब आप कहेंगे वाई भैया ऐसा क्यों, अरे यूनि का मतलब सिंगल होता है यार, सिंगल सेल का बना हुआ है तो यूनि क्यों नहीं बोलेंगे। सुन लो सुन लो सुन लो, देखो ये जो टर्म्स हैं ये किसके ऊपर है, कॉम्पोजिशन के ऊपर है, कौन कैसे बना हुआ है उसके ऊपर है। जो एक सेल का बना हुआ है वो यूनि, जो एक से ज्यादा का बना हुआ है वो मल्टी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो जब हम बात करें कॉम्पोजिशन की तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो समझो समझो। जैसे ये आपका घर है, ओके, ध्यान से सुनना है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि एग्जांपल देने की मेरी पुरानी आदत है। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझ में आएंगी चीजें। ये आपका घर है, मैं आपसे पूछूं आपका घर किसका बना है, तो आप क्या बोलोगे, आपका आंसर घर होगा या आपका आंसर रूम्स होगा। बेटर आंसर कौन सा है, आप बोलोगे सर रूम्स का बना हुआ है। क्यों, घर घर का क्यों नहीं बना हो सकता। ठीक है, नहीं बना होगा। अच्छा चलिए एक रूम की बात कर लेते हैं, ये एक रूम है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये रूम किसका बना हुआ है, तो आपका आंसर रूम होगा या वॉल्स होगा, बताइए। वॉल्स होगा ना, रूम का तो नहीं बना हो सकता रूम। बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब मैं केवल आपसे एक सिंगल वॉल की बात करूं, जैसे आप हम लोग बात करें इस वाली सिंगल वॉल की। अब मैं आपसे पूछूं ये वॉल किसकी बनी हुई है, तो आप वॉल की तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर ये ब्रिक्स की बनी हुई है ना। और एक सिंगल ब्रिक की यदि अपन बात करें तो वो भी ब्रिक की नहीं बनी हुई है, वो उससे नीचे की चीजों की बनी हुई है, मिट्टी की या सीमेंट की बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज किसकी बनी होती है, अपने से एक लेवल नीचे से बनती है, उसी चीज की नहीं बनी हो सकती। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म चूंकि वो खुद ही एक सेल है, तो ये नहीं कह सकते कि वो एक सेल का बना हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वेरी, मतलब बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है ये, बहुत डीप एनालिसिस है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का है वो सेल का बना हुआ नहीं हो सकता, वो किसका बना हुआ है, सेल से नीचे वाले लेवल की चीजों का बना हुआ है ना। यानी कि वो सेलुलर नहीं है, वो ए सेलुलर है। यदि हम बोलते हैं कि वो सेलुलर है तो इसका मतलब वो सेल का बना हुआ है, और जबकि ये जो एनालिसिस है ये बता रहा है कि वो सेल का बना हुआ नहीं है, वो सब सेलुलर मटेरियल का बना हुआ है। तो या तो उसको ए सेलुलर बोलो, है ना, या फिर उसे सब सेलुलर बोलो, किंतु उसको सेलुलर मत बोलो। यूनिसेलुलर बोलने का मतलब वो एक सेल का बना हुआ है, जो कि टेक्निकली गलत है। तो आई थिंक मेरी बात आपको शायद अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्यों यूनिसेलुलर टर्म जो है उसको साइंटिस्ट ने हटा दिया, कोने में डस्टबिन में डाल दिया है, उसकी जगह नए टर्म्स ले आए हैं, ए सेलुलर या सब सेलुलर। सो इफ समबडी आस्क यू कि भैया एक बात बताओ, अमीबा जो है ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है या ये ए सेलुलर है या ये मल्टी सेलुलर है या नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ना ताप, खटाक से आप आंसर लगाओगे यूनिसेलुलर, घर आके अपने 4 नंबर ऐड करके बैठ जाओगे। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बहुत खुश हो गए। किंतु पड़ोसी क्या बताएगा, ओहो हो गलत है भैया, 4 तो गए, ये तो गए, एक गिफ्ट भी दिया है नीट वालों ने -1 का, ठीक है, -5 हो गया सर। तो आपकी समझ में नहीं आएगी ये बात, तो इसलिए ये एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के बाद जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, ए सेलुलर या सब सेलुलर। तो आई थिंक बच्चों ये कॉन्सेप्ट अब सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये लगातार चलती रहेगी। इसके लिए पूरा एक अलग प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना दूंगा जिससे आपको वीडियोस ढूंढने ना पड़े। एक ही काम करना, बेल आइकन को प्रेस करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना। चैनल आपका है, फ्री एजुकेशन हमारा एम है कि बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट गुरुकुल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, सेल के ऊपर आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड